1979 से पहले ईरान और इसराइल के रिलेशंस काफी अच्छे थे, टू द एक्सटेंट कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग के लिए इसराइल जाते थे और वहां उनका वेलकम भी अच्छा होता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए कि आज हालत यह है कि दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। ईरान और इसराइल की लड़ाई के पीछे की असली वजह आइए जानते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम ही पीछे जाकर समझना होगा कि कब क्या हुआ। तो आइए चलते हैं। 1970 के दशक का ईरान एक मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल देश जहां शाह मोहम्मद रेजा पहलवी एब्सोल्यूट पावर में था, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन के पीछे छुपा था एक अंदर का असंतोष। शाह ने अमेरिका और इसराइल से स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए, ऑयल एक्सपोर्ट से पैसा आया, पर सिर्फ राजाओं, पॉलिटिशियंस और एलीट लोगों के पास। जमीन पर आम आदमी के लिए थी महंगाई, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी। शाह के ईरान में अमीरी और गरीबी का फासला यूरोप के किंग्स को भी पीछे छोड़ गया था। जो आवाज उठाता उससे उठा लिया जाता। सीआई ट्रेन सीक्रेट पुलिस सेवक शाह का हथियार बन गया था। टॉर्चर, डिसअपियरेंसेस, सेंसरशिप, ये सब एक रूटीन बन गया था। इस तनाव भरे माहौल में एक नाम उभरा, आयतुल्लाह खमेनी। एग्जाइल में रहते हुए उन्होंने ईरान में अपनी इस्लामिक अवेकनिंग के टेप्स भेजना शुरू किया। हर टेप में था एक मैसेज, ये हुकूमत गैर इस्लामी है। 1978 आते आते ईरान के हर कोने से लोग शाह के खिलाफ उठने लगे। प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और जुलूस ने पूरा सिस्टम हिला दिया। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए और सिर्फ एक महीने बाद खमेनी वापस आए, न केवल एक लीडर के रूप में बल्कि पूरे देश के निर्माता के रूप में। 11 फरवरी 1979 ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। शाह का सेक्युलर और प्रोवेस्ट रूल खत्म हुआ और आई एक थियोक्रेटिक एंटी इसराइल सरकार। इस रेवोल्यूशन के साथ ही शुरू हुआ एक नया चैप्टर, जहां इसराइल, जो कभी ईरान का दोस्त था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इसराइल के लिए भी एक झटका था। ईरान, जो कभी मिडिल ईस्ट में उसका सबसे क्लोज पार्टनर था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। आयतुल्लाह खमेनी ने पहले ही स्पीच में कह दिया, इसराइल एक गैर लेजिटिमेट जायनिस्ट रेजीम है जो पैलेस्टाइन को कब्जा करके बना है। इसे मिटाना जरूरी है। जायनिस्ट रेजीम का मतलब है एक रेजीम जो यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर के रूप में इसराइल की स्थापना और विकास का समर्थन करता है। ये यहूदी राष्ट्रवाद और इसराइल राज्य के समर्थन से जुड़ा है। तेहरान में इसराइल की एम्बेसी बंद कर दी गई और उसी जगह पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिस दे दिया गया। ईरान ओपनली पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्टर बन गया। ईरान ने सिर्फ स्टेटमेंट्स तक बात नहीं रखी, उसने हमास, हेजबोला जैसे ग्रुप्स को ट्रेनिंग, वेपन्स और फंडिंग देना शुरू किया, जिनके टारगेट सिर्फ और सिर्फ इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स था। इसराइल समझ गया था ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट नहीं लेकिन गंभीर होगी, इसलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और प्रॉक्सीज पर क्वाइटली काम शुरू किया। यही था मोसाद के कवर्ट एरा का स्टार्ट। 1982 में इसराइल ने लेबनान में ऑपरेशन लॉन्च किया। वहां ईरान बैक्ड हेजबोला रैपिडली ग्रो कर रहा था। ये ईरान इसराइल प्रॉक्सी वॉर का पहला बैटलफील्ड बन गया। ईरान ने डिसाइड किया, हमें इसराइल से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लड़ना है, उनके चारों तरफ से। ये स्ट्रैटेजी थी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां मिसाइल्स और ड्रोन्स किसी कंट्री के यूनिफॉर्म में नहीं आते। इसराइल भी पीछे नहीं रहा। उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटेज करने के लिए साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जैसे फेमस स्टक्सनेट वायरस, और मोसाद ने मल्टीपल ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया। 1979 के बाद से इसराइल और ईरान ऑफिशियली कभी वॉर में नहीं गए, पर इन दोनों के बीच एक इनविजिबल बैटलफील्ड हमेशा एक्टिव रहा। लेकिन आगे ऐसा क्या हुआ जो ईरान ने पहली बार इसराइल पर डायरेक्ट मिसाइल फायर किया? इसकी कहानी अगले पार्ट में। 7 अक्टूबर 2023 पूरी दुनिया शॉक में थी जब हमास ने इसराइल पर एक फुल स्केल टेरर अटैक किया, जिसमें 1300 से ज्यादा इजरायलीज मारे गए। और ये एक रैंडम अटैक नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया कि ईरान ने हमास को वेपन्स, इंटेलिजेंस और प्लानिंग सपोर्ट दिया था। ये अटैक एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था, वी कैन स्ट्राइक यू थ्रू योर नेबर्स। इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में इमीडिएटली गाजा पर फुल मिलिट्री असॉल्ट लॉन्च किया। थाउजेंड्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स, कंप्लीट ब्लॉकेड। लेकिन ईरान चुप नहीं रहा। 13 अप्रैल 2024 हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट अटैक किया। 300+ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। टारगेट था इसराइल का स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसराइल प्रिपेयर्ड था। आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम्स ने ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही गिरा दिया। लेकिन दुनिया ने ये देखा, ईरान अब प्रॉक्सी के पीछे नहीं, सीधा सामने आ गया है। यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक्शन की वार्निंग दी। वेस्ट एशिया ऑफिशियली अब एक हॉट वॉर जोन बन चुका था। इसराइल ने इमीडिएटली जवाब दिया। ईरान के इस्फहान रीजन में एयर स्ट्राइक हुआ, जो उसके न्यूक्लियर रिसर्च के काफी करीब था। इसराइल का मैसेज क्लियर था, डोंट इवन थिंक अबाउट न्यूक्स। इसी दौरान हेजबोला ने नॉर्थ इसराइल पर रॉकेट्स फायर किए।
हाउथिस ने रेड सी में इजरायली शिप्स को टारगेट किया। अब ये फुल रीजनल एस्केलेशन बन गया था। कट टू 13 जून 2025, इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, जिसमें ईरान को काफी लॉसेस हुए और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। लेकिन अब ये एस्केलेशन धीरे धीरे एक फुल स्केल वॉर में बदलती जा रही है। ये थी अब तक की ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की असली कहानी। पूरी स्टोरी जानने के बाद अब आपका क्या स्टैंड है इस लड़ाई को लेकर, कमेंट करके शेयर करना ना भूले और ऐसे ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले जियोपल्स इंडिया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।